4 हिस्से होते हैं एक पेपर के। सबसे पहले टाइटल पेज है आपका, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, फिर मेन बॉडी है, फिर रेफरेंसेस। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है आपकी मेन बॉडी का। ये एक्चुअली आपका ऐसे है, ये आपका असल ऐसे है जिसमें आपको इन टेक्स्ट साइटेशन करनी है। टाइटल आपका कवर पेज है, एब्स्ट्रैक्ट आपके पूरे जो आपने ऐसे लिखा है उसकी समरी है, और रेफरेंसेस उन सारे हवालाजात की फहरिस्त है जो आप आखिर में मुरतब करेंगे। एक्चुअली मेन बॉडी है आपका मजमून। तो ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। एपीए की फॉर्मेटिंग है ये, कि आपने कोई भी पेपर लिखना है एपीए की स्टाइल में कैसे फॉर्मेट करना है। देखिए इसके इन्होंने 3 हिस्से बताए। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको एक हेडर चाहिए कवर पेज पर। हेडर 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, एक तो रनिंग हेड लिखा हुआ आ रहा होगा कोलन के साथ, ये सिवाय कवर पेज के और कहीं नहीं होता। आप हेडर में जाएंगे और रनिंग हेड को ओके करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, डिस्प्ले होने लगेगा। इसके बाद आपको पूरे थीसिस में या पूरे रिसर्च आर्टिकल में कहीं ये रनिंग हेड दोबारा लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसके बाद आप अपने टाइटल को लिख देते हैं, लेकिन इसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। टाइटल 50 लेटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका टाइटल 50 लेटर यानी कि हरूफ से बड़ा है तो आपको उसको शॉर्ट करना होगा, उसकी एक समराइज वर्जन यहाँ पर लिखना होगा। क्लियर हो गया? एक लाइन से दूसरी लाइन में नहीं जाना चाहिए, जो भी लिखा जाएगा वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा। हेडर हो गया, सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं कि टाइटल पेज पर एक हेडर होता है, हेडर में रनिंग हेड लिखा हुआ होता है, उसके बाद कोलन लगा हुआ होता है। उसके बाद आपका टाइटल पूरा या शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ होता है। अब ये आप फैसला करेंगे, अगर वो 50 लेटर से, वर्ड नहीं 50 लेटर से बड़ा है तो आपको उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ हेडर का हिस्सा होती है और वो है पेज नंबर। पेज नंबर लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन होता है, और हेडर जो है आपका रनिंग हेड वो लेफ्ट अलाइन होता है। यानी कि आपके उल्टे हाथ पर आएगा आपका टाइटल और आपके सीधे हाथ पर आएगा पेज नंबर। ये हेडर आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद फर्स्ट हाफ में सेंटर्ड में लिखा जाता है आपका टाइटल। फर्स्ट हाफ में होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए, सेंट्रलाइज हो, अलाइनमेंट के लिहाज से आपका टाइटल आ जाता है, पूरा टाइटल जितना आपका टाइटल है। अगर वो एक लाइन से ज़्यादा में भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो अब आप देख लीजिए कि जो टाइटल है, अगर आपने इसका देख लिया, ऊपर देख लिया, अब ये है टाइटल के अलावा टाइटल आपने पूरा लिखना है, उसको कमी पेशी नहीं करनी। उसके बाद आपका नाम और आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, जिस इदारे से आप वाबस्ता हैं, जिसके प्लेटफॉर्म से आप अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश होने के लिए दे रहे हैं वो आ जाएगा, या जिसने आपके सारे काम में कंट्रीब्यूशन किया है तो आपका नाम आ जाएगा पूरा और इदारे का नाम आ जाएगा। ये सब कुछ सेंट्रलाइज होगा और इसके दरमियान में डबल स्पेस होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने फॉर्मेट समझ लिया कवर पेज का। इसमें मज़ीद डिटेल्स आ सकती हैं, आपका कोर्स कोड आ सकता है, आपके सब्जेक्ट का नाम आ सकता है, अगर आपका ये टर्म पेपर है यानी कि असाइनमेंट है, आप ये एडिशंस कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें होंगी, टाइटल, आपका नाम और इदारे का नाम, 3 चीज़ें। आप अपने डिग्री प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, इजाफा हो सकता है, कमी नहीं। इन 3 चीज़ों। एब्स्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं। ये पेज नंबर 2 है। ये क्या है? आपके ऐसे का पेज नंबर 2 है आपके आर्टिकल का। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी पूरे उस मजमून को, जो कोई रिसर्च है या लिटरेचर रिव्यू है, उसको समराइज़ करते हैं। और समराइज़ करते वक्त वो एक कम्प्रीहेंसिव समरी होनी चाहिए,
जिसमें सब्जेक्ट भी हो, आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी भी हो, आपकी फाइंडिंग्स भी हो, आपके कंक्लूजन भी हो। आपने ब्रीफ, आप इसके लिए अल्फाज की तादाद है, आप 150 से 250 के दरमियान लिख सकते हैं। ये वर्ड हैं, ये लेटर नहीं है, वर्ड्स। 150 वर्ड से 250 वर्ड्स तक APA आपको कहता है कि एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कितने में होता है। लेकिन पब्लिकेशन इदारे जो हैं वो अपने हिसाब से इसको कम और बेश करते रहते हैं, डिपेंड कि कौन से आप पब्लिकेशन एजेंसी को अपना दे रहे हैं या कौन सा जर्नल है वो आपको कितनी गुंजाइश दे रहा है। तो बाज़ आपसे 50 वर्ड का भी एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, 75 वर्ड्स का भी एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं, तो वो भूल जाइए। लेकिन एक एवरेज जो है APA आपसे कहता है कि 150 से 250 तक आपको एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट आप लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज़, अब पूरे एब्स्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, जो हेडिंग है एब्स्ट्रैक्ट वो सेंट्रलाइज होगी, वो सेंट्रलाइज होगी, सबसे पहले वो आएगी। अब देखिए वही टाइटल आपका आ रहा है ऊपर हेडर में, लेकिन इसके साथ रनिंग हेड लिखा हुआ नहीं आ रहा। रनिंग हेड सिर्फ कवर पेज पे आना था, ठीक है। तो अब दूसरे सफ़े पर जब से एब्स्ट्रैक्ट शुरू हुआ और ये आखिर तक जाएगा, रेफरेंसेस तक जाएगा, कहीं नहीं ऐसे ये बदलेगा हेडर, लेकिन पेज नंबर चलते रहेंगे जो कि राइट अलाइन होंगे और जो आपका टाइटल है वो लेफ्ट अलाइन होगा और ये हेडर चलता जाएगा, लेकिन अब सिर्फ रनिंग हेड लिखा हुआ नहीं आ रहा हो। क्लियर हो गई ये बात। दूसरी चीज़ आपने सीख ली कि एब्स्ट्रैक्ट जो हेडिंग है वो सेंट्रलाइज होगी और आप उसको बीच में कर देंगे, बाकी आपका फिर जितने भी वर्ड्स का है वो आ जाएगा और उसके आखिर में आप कीवर्ड्स दे देंगे जो आपके उस मजमून में अहमियत के हामिल लफ्ज़ हैं, उनका इंतखाब आप करेंगे और वो वहाँ पर उनकी एक लिस्ट नीचे लिख देंगे। क्लियर हो गया। कीवर्ड्स का लफ्ज़ लिखेंगे, कोलन लगाएंगे, उसके आगे आप वो 4 लफ्ज़ 5 लफ्ज़ जितने आपने आइडेंटिफाई किए वो लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मेन बॉडी बीच में से मैंने रोक ली है, हमने कहा था ना टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, मेन बॉडी और रेफरेंसेस। तो अभी हम 3 जो छोटे हिस्से हैं उनको पढ़ लेते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग को, चौथे हिस्से की फॉर्मेटिंग को बाद में देखते हैं। अब रह गया, हमने पढ़ लिया कवर पेज, हमने जान लिया एब्स्ट्रैक्ट, और अब हम आ गए रेफरेंस पेज पे, क्योंकि हमने अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है मेन बॉडी। रेफरेंसेस के लिए पहला है कि आप रेफरेंस को सेंट्रलाइज कर देंगे, बीच में ले आएंगे। देखिए बोल्ड किसी हेडिंग को नहीं करना, बोल्ड नहीं करना, उसके आगे कोलन नहीं लगाना, उसको अंडरलाइन नहीं करना, बिल्कुल क्लियर हो जाइए। आपने सिर्फ जैसे बाकी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसी तरह लिखना है, लेकिन सेंट्रलाइज कर दें, सेंटर में आ जाएगी हेडिंग। अब इसके बाद क्या होगा कि हम जब अपने रेफरेंसेस को रीअरेंज करेंगे, हो सकता है हमने जो रेफरेंस सबसे पहला अपनी ऐसे में यूज़ किया हो वो T या Z के नाम से उसका लास्ट जो हिस्सा है वो शुरू होता हो, तो ये रेफरेंस आपकी रेफरेंस लिस्ट में अल्फ़ाबेटिकली नीचे चला जाएगा, ऑल्दो कि आपने इसको मजमून में पहले यूज़ किया है। अब हमने ये समझा इस बात से कि ये सारे रेफरेंसेस यानी कि जितने हवाले आपने चाहे पैराफ्रेज की शक्ल में और चाहे डायरेक्ट कोट की शक्ल में इस्तेमाल किए, सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना होगा। अब ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा? नाम का आखिरी हिस्से का पहला लेटर, नाम के आखिरी हिस्से का पहला लेटर, उससे आप इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर देखिए C पहले है, H बाद में है, T है और फिर U है, बिल्कुल ठीक है ना अरेंजमेंट, कोई गलती नहीं है, ये सबके लास्ट नेम है। अब जब आपने पहला रेफरेंस डाला तो आप देखेंगे कि पहली लाइन तो अपनी जगह से शुरू हो रही है जो सफ़े की है, लेकिन दूसरी लाइन ये रेफरेंस अगर कंटिन्यू है तो एक इंडेंट अंदर है,
एक इंडेंट अंदर है। अब जब तक ये रेफरेंस खत्म नहीं हो जाएगा, हो सकता है ये दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में भी चला जाए, ये एक इंडेंट अंदर रहेगा। इसे कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। क्या कहते हैं? हैंगिंग इंडेंट। तो रेफरेंस लिखे जाते हैं हैंगिंग इंडेंट के साथ। सारी फहरिस्त हम इसी तरह मुरतब कर लेंगे। आप भी देखिएगा, गौर कीजिएगा कि हेडिंग सेंट्रलाइज होती हैं, लेकिन आपका पूरा जो बॉडी है टेक्स्ट की वो लेफ्ट अलाइन होती है। इस लेफ्ट अलाइन लफ्ज़ को समझ रहे हैं आप? यानी कि तरतीब दी गई होती है सीधी किस जानिब से, जो बाएं जानिब है, अंग्रेज़ी जहाँ से लिखी जाती है उधर से, और जो राइट साइड है उसको अलाइन नहीं किया जाता। अगर हम राइट साइड से भी उसको अलाइन कर दें तो हम उसे क्या कहेंगे? जस्टिफाइड। तो हम जस्टिफाइड नहीं करते, हालांकि बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन एपीए आपको रेकमेंड करता है कि आप लेफ्ट अलाइन लिखेंगे अपना टेक्स्ट। क्लियर हो गया ये? अब हमने अच्छा, कोई ये नहीं किया, एक रेफरेंस डाल दिया तो एक स्पेस बढ़ा दें, वही जो डबल स्पेस आपने हर लाइन के बाद देनी है वही देनी है। अगर रेफरेंस उस फर्क क्यों नज़र आ रहा होगा? क्योंकि उसकी पहली लाइन बाहर की तरफ होगी, वो हाशिए के साथ होगी, समझें, जो आपने एक एक इंच का मार्जिन चारों तरफ सफ़े में छोड़ा है उसके साथ होगी, लेकिन बाकी एक इंडेंट अंदर होंगे। और एक इंडेंट का मतलब होता है 5 से 7 लेटर। 5 से 7 लेटर, ये इसका फॉर्मूला ये है कि एक वर्ड के बराबर जगह आगे बढ़ा दी जाए। एवरेज वर्ड तस्वुर किया जाता है 5 से 7 लेटर पर मबनी। एक इंडेंट आप अंदर कर देंगे जी। हाँ, मतलब हम तो आम ज़बान में टैब करना ही कहते हैं, कंप्यूटर पे लिखा हुआ भी उस बटन के ऊपर टैब ही होता है, लेकिन कहलाता वो इंडेंट है, एक इंडेंट अंदर करना। तो हमारी आम लैंग्वेज में वो टैब है, एक टैब अंदर कर दें। कंसिस्टेंसी रखनी है कि भाई एपीए ने आपसे कह दिया 5 से 7 लेटर, तो कोई सा 5 लेटर अंदर है, कोई सा 7 नहीं। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको पूरे में, यूनिफॉर्मिटी चाहिए पूरे में। क्लियर हो गई ये बात? तो अब हमने ये सीख लिया कि एक इंडेंट अंदर हो जाएगी, हमने ये सीख लिया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगी। हमने कहा हर लाइन डबल स्पेस के साथ हो, हर लाइन डबल स्पेस के साथ होगी। हेडिंग्स के लिए तो खास मराहत नहीं की गई। आगे बढ़ते। अब जनरल फॉर्मेटिंग देख लिया आपने, ये 3 सफ़े सीख लिए। अब ये कौन सी जनरल फॉर्मेटिंग है जो ऐसे पे अप्लाई हो रही है, आपकी मेन टेक्स्ट पर अप्लाई हो रही है। आपने क्या करना है? टाइप्ड वो एक्सेप्ट करेंगे, टाइप हुआ के बगैर हाथ का लिखा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो भी पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है एपीए के, वो टाइप्ड शक्ल में आपका आर्टिकल लेगा। डबल स्पेस के साथ सेंटेंसेस होने चाहिए। पेपर ये A4 साइज़ पेपर का साइज़ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए 8.5 × 11 A4 साइज़ पेपर आपसे मांगा जा रहा है, जिसके ऊपर आप लिखेंगे। आपको चारों साइड पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है। आप 10 से 12 वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अमूमन थीसिस में और जहाँ सफ़ों की तादाद महदूद ना रखी गई हो वहाँ 12 को प्रेफर किया जाता है, 12 के फॉन्ट को। लेकिन ऐसे जर्नल्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनके पास आर्टिकल्स छपने की बहुत ज़्यादा तादाद होती है, और फिर उनकी छापने के स्टाइल में भी उन्होंने 10 का फॉन्ट अलाउ किया होता है, तो एपीए उसको एक्सेप्ट करता है। 10 और 12 के सिवा नहीं एक्सेप्ट करता, तो 10 का फॉन्ट या 12 का फॉन्ट। आप इसके अलावा क्या करेंगे? एक हेडर देंगे टाइटल पेज पर, जो अपर लेफ्ट हैंड पर हर पेज के आपको पेज नंबर देना पड़ेगा, और अपर राइट हैंड पर आपका वो नज़र आ रहा होगा जो हेडर होगा। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। आपका मेन टेक्स्ट, जिसे आप ऐसे कहते हैं, बॉडी कहते हैं, मेन बॉडी, वो पेज नंबर 3 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होगी? पेज नंबर 3 से शुरू होगी। इसमें इजाफी पेज लगेंगे थीसिस में, जो आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो लग जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट्स हैं, प्रीफेस हैं, उनकी नंबरिंग फिर दूसरे तरीके से की जाती है। क्लियर है? तो पेज आपका तीसरा पेज ऐसे के अंदर थीसिस की बात नहीं कर रही हूँ, जो होगा वो आपका मेन टेक्स्ट होगा। टाइटल आपके ऐसे का
सेंटर में आ जाएगा, यानी कि सेंट्रलाइज आप लिखेंगे, टॉप ऑफ द पेज लिखेंगे, डबल स्पेस के साथ टेक्स्ट लिखेंगे, कहीं ब्रेक नहीं आएगा इस डबल स्पेस में कि कहीं 2 दफ़ा दे दी, कहीं 1 दफ़ा दे दी। पैराग्राफ भी नया शुरू हो रहा है तो आपकी वो डबल स्पेस की कंटिन्यूटी रहेगी। डबल स्पेस समझते? कंप्यूटर में ऑप्शन होता है, सिंगल स्पेस लिखा हुआ और डबल स्पेस बड़ा कुशादा लाइनों के दरमियान दिख रहा होता है। इसके बीच में एक और ऑप्शन मौजूद होता है 1.5 का, लेकिन हमें कौन सा यूज़ करना है एपीए स्टाइल में? डबल स्पेस। क्लियर है? अब उसके बाद आपने उसके अंदर वाज़ेह तौर पर पैरेंथेटिकली इन टेक्स्ट साइटेशंस को देना है, जो कि एक स्टाइल अभी आपको सिखाया जाना है। इन टेक्स्ट साइटेशन प्रॉपर तरीके से होनी है उस मेन बॉडी में, और फॉर्मेट करना है टेबल्स को और फिगर्स को, जो कि आज का हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू आज बेसिक फॉर्मेटिंग है, तो ये कभी और एडवांस लेवल की करेंगे कि टेबल कैसे फॉर्मेट होते हैं, फिगर्स कैसे फॉर्मेट होती हैं, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मेट हुए बगैर नहीं जाती कि अपने मर्जी से कर लो। आप इस SPSS के टेबल को भी उठा के फॉर्मेट करते हैं और फिर डालते हैं अपने ऐसे में, वो एज इट इज़ टेबल नहीं डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन का एक ख़ास स्टाइल है जिसकी वजह से हम APA को एक मुताबादिल नाम भी देते हैं। हम कहते हैं ऑथर डेट स्टाइल। ऑथर डेट स्टाइल। हम जितने भी दूसरे पब्लिकेशन के मैनुअल्स हैं उनको भी उनकी प्रेफरेंस के लिहाज से ऐसा जो है एक फ्रेज़ देकर उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक दूसरे से फ़र्क भी है इसी वजह से कि कौन डेट को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, कौन टाइटल ऑफ द ऐसे को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है, कौन ऑथर को देता है, कौन पेज नंबर को देता है। तो स्टाइल्स में फ़र्क इस बुनियाद पर भी है। तो APA कौन सा स्टाइल है? ऑथर डेट स्टाइल। ऑथर डैश डेट स्टाइल, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे पहली प्रेफरेंस किसकी है? ऑथर के नाम की, और दूसरी प्रेफरेंस किसकी है? डेट ऑफ पब्लिकेशन। पेज नंबर अगर हम डायरेक्ट कोट करेंगे या कोई बहुत स्पेसिफिक जगह से पैराफ्रेज किया है, किसी एक पैराग्राफ या कुछ सेंटेंस को थोड़ा सा अल्फाज बदल के लिखा है, तो फिर नीड है, जो कि ऑप्शनल है, कि आप पेज नंबर दें। लेकिन डायरेक्ट कोड के साथ लाजमी है, कंपलसरी है कि आप पेज नंबर दें। The rest of the information about the source appear in the reference list. हमने क्या लिखना है? अगर पैराफ्रेज है तो ऑथर का नाम और पब्लिकेशन की का ईयर। अगर डायरेक्ट कोड है या बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और पेज नंबर। अब इसके बाद की जितनी इंफॉर्मेशन रह जाएगी, उस ऐसे का नाम क्या है, किस जर्नल में छपा, किस एडिटेड बुक का हिस्सा था, कहाँ से छापी गई, ये सब कुछ रेफरेंस लिस्ट में आएगा। यहाँ ज़रूरत नहीं है, इन टेक्स्ट साइटेशन में ज़रूरत नहीं, मजमून का हिस्सा बनाने की ज़रूरत नहीं। आगे बढ़िए। इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर्मेट आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक ये कि आप ऑथर का नाम और ईयर को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, या आप ऑथर का नाम ब्रैकेट से बाहर कर दें और सिर्फ ईयर ब्रैकेट में लिख दें। ये दोनों स्टाइल ठीक हैं। ये जुमले की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से जो रिसर्चर होता है वो फैसला करता है कि उसका जुमला कैसे, और ये एक थोड़ी सी ये वाली तब्दीली कि कभी आप ब्रैकेट के अंदर दोनों लिख रहे हैं, कभी बाहर, ये उसमें खूबसूरती भी पैदा करती है जो आपकी राइटिंग स्टाइल है। तो आप देखिए दोनों तरह की मिसालें यहाँ दी हुई हैं। ये अकॉर्डिंग टू लेही 2007 को ब्रैकेट में कर दिया है नीचे वाले में, जबकि ऊपर वाले में देखिए आखिर में दिया है, प्लेस किया है और ब्रैकेट में दोनों कर दिए हैं, ऑथर के नाम का लास्ट वर्ड और कॉमा लगाकर एयर। आपने एयर को और नाम के लास्ट वर्ड को कॉमा लगाकर एक दूसरे से अलग करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अगर यहाँ सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इससे अब हम सबको समझ आ रहा है कि ये पैराफ्रेज्ड है। अगर ये डायरेक्ट कोट होता तो यहाँ पर पेज नंबर होता, ठीक है।
अब पेज नंबर के अलावा भी डायरेक्ट कोड की दो किस्में हैं, जिसकी वजह से वो आपस में फ़र्क हो जाएंगे, जो भी हम सीखते हैं। आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए कि जब हमने डायरेक्ट कोड लिया है तो इन्होंने क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास लगाएं उस हिस्से को जो हमने एज इट इज़ लिए। लिहाजा क्या हुआ, चाहे हमने आखिर में साइटेशन की है तो ऑथर का नाम का लास्ट वर्ड, ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ पेज नंबर आ गया है। पेज नंबर कैसे लिखते हैं, पी छोटा स्मॉल लेटर में पी डॉट और उसके बाद पेज नंबर। इसी तरह फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा कोट है जो है छोटा ही, लेकिन आखिरी लाइन में से एक सफ़े की शुरू हुआ और वो जुमला दूसरी लाइन में चला गया। ऐसा हो सकता है ना भाई कि बिल्कुल आप वो जुमला इंतखाब कर रहे हैं डायरेक्ट कोड के लिए जो एक सफ़े की आखिरी लाइन से शुरू हो रहा है और दूसरे सफ़े की पहली लाइन तक जा रहा है, इसका मतलब दो सफ़े इन्वॉल्व हो गए। तो आप लिखेंगे पी पी, दो दफ़ा स्मॉल लेटर वाला पी लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और पेज नंबर को डैश लगाकर 134 डैश 135 94 डैश 95। क्लियर है? तो पी और पी का वर्ड, अगर आपने जो कोड लिया है वो सिर्फ एक सफ़े में ही है मौजूद और वहीं था, तो आप सिर्फ एक पेज का हवाला देंगे, तो आप लिखेंगे छोटा स्मॉल लेटर में पी डॉट और पेज नंबर। लेकिन अगर वही कोड जो है अगले सफ़े तक चला जाता है असल आर्टिकल के, तो फिर आपको दो सफ़ों का हवाला देना है, तो फिर एक से ज़्यादा सफ़ात को इंडिकेट कौन करेगा, आप लिखेंगे दो दफ़ा पी स्मॉल लेटर में पी पी डॉट और फिर पेज नंबर, दोनों पेज नंबर लिखेंगे डैश करके। और अगर ये फ़र्ज़ कीजिए ब्लॉक कोड है यानी कि लॉन्ग कोड है, तो फिर आप जितने सफ़ात हैं वो लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फार्मूले की तरह एक टेबल बना दिया। अब हमें बेसिक बात समझ आ गई है, प्लेसमेंट का स्टाइल समझ आ गया है, तो अब हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमने पैराफ्रेज या समराइज़ किया है, यानी कि एज इट इज़ अल्फाज नहीं उठाए हैं, उन अल्फाज को अपनी ज़बान में चेंज कर लिया है, अपने अंदाज में लिख दिया है, तो हमें ज़रूरत है बेसिक स्टाइल क्या है, ब्रैकेट के अंदर ऑथर के नाम का लास्ट वर्ड और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दीजिए। दूसरा, आप अगर उसको सेंटेंस का हिस्सा बना रहे हैं इस साइटेशन को, तो फिर ऑथर का नाम बाहर आ जाएगा और सिर्फ सन जो है वो रह जाएगा ब्रैकेट में। अकॉर्डिंग टू फला आर्ग्यूज, फला एम्फसाइजेस, फला नोटेड करके आ जाएगा। अगर ये डायरेक्ट सोर्स है, तो हम ऑथर का नाम, ईयर और पेज नंबर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, और हम ऑथर का नाम और पब्लिकेशन का ईयर लिखकर, कोड लिखकर, और फिर जब कोड एंड होगा तो फिर हम पेज नंबर्स लिख देंगे ब्रैकेट में। फ़र्क है। अब अगर ये डायरेक्ट कोड, आगे देखते हैं कि है इसमें दिया हुआ या नहीं, लॉन्ग है या शॉर्ट, नहीं अभी रुक जाइए, तो फिर ये मैं बता दूँ। देखिए डायरेक्ट कोड से मुराद ये है कि आप किसी ओरिजिनल सोर्स के अल्फाज एज इट इज़ उठा रहे हैं और अपने आर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं। अब अगर ये रेगुलर कोड है यानी कि शॉर्ट कोड है, अब ये शॉर्ट कोड की डेफिनेशन क्या होती है या रेगुलर कोड की डेफिनेशन क्या होती है? अगर ये 40 वर्ड से बिलो है, 40 अल्फाज से कम है, यानी कि 39 अल्फाज तक है, 39 तक है, तो ये शुमार होगा रेगुलर कोड, शॉर्ट कोड। अगर ये 40 अल्फाज या 40 अल्फाज से ज़्यादा का है जो आपने डायरेक्ट कोड उठाया है, तो इसे कहेंगे लॉन्ग कोड या ब्लॉक कोड, ब्लॉक BLOCK, ब्लॉक कोड, वो कोटेशन ब्लॉक कोटेशन होगी। अब दोनों को लिखने का स्टाइल फ़र्क है। 3 चीज़ें तो बुनियादी हैं डायरेक्ट कोड की।
कि हमने पेज नंबर भी लिखना है, राइटर के नाम के लास्ट वर्ड और ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ पेज नंबर लिखना है, ये तो तय पा गया। लेकिन अगर ये शॉर्ट या रेगुलर कोट है तो ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। और जैसे आप वो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका हिस्सा बनाएंगे, यानी कि जैसे पैराग्राफ लिखा जा रहा है बिल्कुल उसका रेगुलर हिस्सा होगा, बस वो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा और जहाँ उसकी साइटेशन करनी है वहाँ पेज नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप जो है डायरेक्ट कोट आपका लॉन्ग कोट है, जैसे ब्लॉक कोट कहते हैं, तो फिर आपको एक इंडेंट अंदर करना पड़ेगा लेफ्ट साइड से उस पूरे कोट को जो असल अलाइनमेंट है आपकी उससे। नेक्स्ट लाइन में आप पहले इंडिकेट करेंगे कि फलां के मुताबिक फलां इसको ऐसे बयान करता है, फलां नीचे दिए हुए तरीके से इसकी वजाहत करता है, और फिर आप उसको एक इंडेंट अंदर ले जाएंगे जब तक कि वो कोट मुकम्मल ना हो जाए जो आप वहाँ लिखना चाहते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, अब कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, वो सिर्फ एक इंडेंट अंदर होगा, उससे पता लग रहा होगा कि ये कोट है। अब इसमें फुल स्टॉप की जगह चेंज हो जाएगी। कैसे? पहले जब आपने रेगुलर कोट लिखा था, शॉर्ट कोट, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा लिखा और पूरी साइटेशन या पेज नंबर जो आप आखिर में लिख रहे थे ब्रैकेट में, उसके बाद पीरियड लगाया, यानी कि फुल स्टॉप उसके बाद लगाया। लेकिन अगर आपने लॉन्ग कोट लिखा है और ब्लॉक कोट लिखा है, जिसे आपने एक इंडेंट अंदर कर दिया है जो ओवरऑल दिख रहा है पेज में कि वो अलग से है, उसमें आप पहले जैसे ही कोट ख़त्म होगा आप पीरियड लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगा देंगे, बाद में पेज नंबर लिखेंगे, यानी कि वो ब्रैकेट बाहर होगा उस जुमले से, ब्रैकेट अंदर नहीं होगा फुल स्टॉप के। क्लियर हो गया? ब्रैकेट बाद में लिखा जाएगा पेज नंबर का। अब वो जितने भी सफ़े हैं, एक सफ़े से ज़्यादा है, एक सफ़ा है, वो वही वाला फार्मूला चलेगा, एक पी का इस्तेमाल या दो पी का इस्तेमाल जो इंडिकेट करे। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ तक मैंने आपको इन-टेक्स्ट साइटेशन सिखाई। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपके लिए है। अब आप देखिए 3 इन्फॉर्मेशन ऊपर दी जा रही हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक बढ़ाना, अभी नहीं जब मैं कहूँ। एक ऑथर है जिसके नाम का लास्ट हिस्सा है जी, जेम्स पॉल जी, ठीक है ना। उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 2005 और उसकी जो इन्फॉर्मेशन नीचे कोट की जा रही है इन 5 जुमलों में, वो पेज नंबर 8 पर है, पेज नंबर 8 पर है। अब आपको 3 बुनियादी बातें पता हैं। अब नीचे के जुमलों में ज़रा इसको साइटेशन करनी है, हाथ उठा के कीजिएगा। Another point of view is that the meaning of language is inherently social. ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? जी का है। लेकिन राइटर इसको कैसे लिख रहा है, जो इसको कोट करना चाह रहा है या पैराफ्रेज करना चाह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है, जुमले से शुरू नहीं कर रहा है कि कौन किसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहा है अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज इज इनहेरेंटली सोशल। कहाँ आएगी साइटेशन? साइटेशन कहाँ आएगी भाई? और कितनी चीज़ें आएंगी ऊपर के हिस्सों में से? हाथ उठाइए, जवाब दीजिए जी। किसी के पास माइक है तो इन तक पहुँचा दे। क्योंकि पैराफ्रेज हुआ है, इसमें पेज नंबर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जी, तो वो तो कह ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू another viewpoint via from G, या सिंपल लिखते हैं कि another viewpoint is that the meaning of language is inherently social, और फिर ब्रैकेट में हम देते हैं G and here। अब आप किस पर हैं? आखिर में आप फैसला क्या कर रही हैं? मुझे ज़्यादा सही लगता है कि पूरा व्यू पॉइंट क्योंकि रिफ्रेश कर दिया है मैंने,
और इन्वर्टेड कॉमास नहीं, यानी कि मैंने उसमें से एग्जैक्ट कोड नहीं उठाया है, रिप्लेस किया है, तो फिर एंड में जो है वो यहाँ आपके हिसाब से एंड में है। कोई और अपनी कोई बात कहना चाहता है या हम देखें कि कहाँ है? ठीक है, आप दिखाइए ज़रा बाजिला के यहाँ। बहुत अच्छे, शाबाश। क्योंकि जी का नाम डायरेक्ट लेके बात नहीं की जा रही, अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर आप आखिर में बता देंगे कि कौन अनदर पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हो सकता है एक से ज़्यादा लोग रखते हो, इस ब्रैकेट में आ जाएंगे।